नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग आरजेएस के मेन एग्जाम के बैचेस की, तो सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस में आरजेएस के मेन एग्जाम के बैचेस अवेलेबल है। अब सवाल ये आता है कि आरजेएस मेन एग्जाम में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या बैचेस हमारे पास हैं। सबसे पहला लॉ की आंसर राइटिंग, यानी मैं अगर कहूँगी तो लॉ सब्जेक्ट जो है हमारे उसके टेस्ट पेपर, लॉ सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर, ये जो टेस्ट पेपर हैं लॉ सब्जेक्ट के, जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगा और इसके अंदर जो ये लॉ की जो टेस्ट सीरीज है, इस पेपर में ओनली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। ठीक है, इसका एक टाइम टेबल बना हुआ है। तो इस लॉ की टेस्ट सीरीज में जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बने हैं वो हमारे पास रहेंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म आपके पास रहेगा। और जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ क्वेश्चन बनता है बस वो इस क्वेश्चन देंगे, ऐसे हर क्वेश्चन नहीं देंगे। उसका रीज़न बता देखिए, आप लोगों ने सबने तैयारी कर रखी है, बैरिक सबने पढ़ रखा है, लेकिन हम क्या जब एक सीपीसी के अगर 150-200 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो यूजलेस हो जाते हैं हमारे लिए। इससे अच्छा हम सीपीसी के वही 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन करें जो हमें लगता है ये आ सकते हैं। इसके अलावा जो आएगा वो तो वैसे आप लिख के आ सकते हो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको आता नहीं है। अभी हाल ही में मैंने डीजे का एग्जाम दिया, आप लोगों ने भी पिछले एडजस्टमेंट का लिखा है। आपने एक चीज़ तो नोट की कि आपको सब आता है, सब पढ़ा हुआ आ रहा है। उसके देश में जब आप पेपर लिख रहे होते तो आपको लगता है यार खास मैं इनकी तैयारी कर लेती, मैं इसको लिख देती। मुझे याद है मैंने एमपी डीजे का एग्जाम दिया था, मैं मॉक पेपर लिखा करती थी। मेरे पास तो कोई टीचर तो होता नहीं, तो मेरा जो टाइपिस्ट होता है उसी को कहते इसमें से क्वेश्चन का पेपर बना कर दे दे। वो मुझे पेपर बना के देता, मैं उसमें लिखती। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो गए, तो मैं सोचा क्या रिपीट कर देता है तू, अलग अलग क्वेश्चन दिया कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। पर एग्जाम में वही क्वेश्चन एज इट इज एंड वहाँ मुझे 5 में से 5, 5 में से 5 मिला। तो उससे मुझे क्या फ़ायदा लगा कि नहीं, आप क्वेश्चन कम करो बट वो करो जो बार बार रिपीट होते हैं, ताकि एग्जाम में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हो, लिखने में मजा आएगा। अभी हाल ही में मैंने एडीजे राजस्थान दिया, मैं कल ही अपनी कॉपी किसी को दिखा रही थी, कोई आए थे सर को दिखा रही थी, तब मुझे पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक क्वेश्चन आया जिसमें 6 में से मुझे 5 नंबर मिला। उसका रीज़न क्या था कि उतने सालों से पढ़ा मुझे रटा हुआ था, और मैंने पूरा एज इट इज़ उसको सेक्शन नंबर 51 से 58 पूरा लिखा, 2F से स्टार्ट किया और पूरे 5 में से 6 में से 5 नंबर मिला, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस टेस्ट सीरीज का जो मेन है वो ये है कि आता आपको सब है, थ्रू आउट रीडिंग आपको कैसे करनी बताऊंगी, लेकिन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही हम इसको पढ़ेंगे और उन्हीं को याद करके उन्हीं को ही लिखना है। जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे उन्हीं को याद करके लिखने को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब जगह से छानबीन करके आपको दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ लॉ की टेस्ट सीरीज है, इसमें सिर्फ लॉ सब्जेक्ट है, इसमें जजमेंट के क्वेश्चन नहीं है, वो अलग किसी और में होंगे। ठीक है, इसकी जो फीस है, ठीक है, इसकी जो फीस है वो 10,000 रुपीज़ है, 10,000 है। इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे भी मिलेंगे। अब हिंदी ऐसे इंग्लिश ऐसे का क्या रोल है मैं बताती हूँ। हिंदी ऐसे इंग्लिश ऐसे जो है, इंग्लिश के 5 ऐसे और हिंदी के 8 ऐसे हमने लिखा रखे हैं बहुत सुंदर तरीके से विथ उनका प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आपको सीखना प्रेजेंटेशन क्या होता है, और सेकंड सीखना कंटेंट को कैसे प्रिस्क्राइब करना है। तो वो आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है मैं फिर से बोर्ड पे लिखा हूँ फिर आप लिखोगे, वो ऑलरेडी सब कुछ बोर्ड पे लिखाया हुआ है। आपको बस एक ही दिन में बैठ के 2-3 करना है। मतलब जैसे अभी मैं लिखाऊंगी तो कम से कम 15 दिन लगेंगे वापस लिखाने में, वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्योंकि लास्ट आर्ट जैसे हमने उसको लिखाया था। तो उससे क्या होगा, आप टाइम पे उसको लिख के प्रेजेंटेशन सीख लो। फिर जैसे आपने ज्वाइन किया तो हम क्या करेंगे, रोज के आपको 6 टॉपिक देंगे, 6 टॉपिक, यस, क्योंकि आप सबको पता है पास आपको हिंदी इंग्लिश ही कराएगी। ठीक है, 3 टॉपिक आपको मिलेंगे हिंदी के और 3 टॉपिक मिलेंगे आपको इंग्लिश के, कि आज के दिन में आपको उनकी रीड करनी है। क्या करना है, सिर्फ रीडिंग करना है। कहाँ से रीडिंग करना है, बुक से करना। कौन सी बुक से करना, बुक्स हम आपको बता देंगे कि आपको यही बुक सुननी चाहिए। रीडिंग कर लिया, अब उनमें से 3 में से एक टॉपिक आपको मिलेगा, आपको लिखना है, हिंदी का एक इंग्लिश का, और लिख के आप पीडीएफ बना के मुझे भेजोगे। जोधपुर में है, ऑफलाइन है, तो आप मुझे यहीं चेक करा दो, नहीं तो आप मुझे पीडीएफ भेजोगे, मैं उसको चेक करूँगी और चेक करके मेरा वॉइस नोट आपके पास आएगा कि आपने इसमें क्या क्या कमियाँ की और इसमें क्या क्या डाल सकते थे। तो इससे क्या हो जाएगा कि अपना ये क्लास चलेगा 45 डेज। तो 45 डेज तक आप 45 ऐसे लिख दोगे हिंदी के, 45 ऐसे लिख दोगे इंग्लिश के, लेकिन 3-3 टॉपिक रोज पढ़ोगे तो सोचो आपके पास एक ज्ञान का भंडार हो जाएगा। और रोज पढ़ना रोज टास्क करेगा, और आपको क्लास में मुझे बताना है कि मैडम आज मैंने ये वाला ऐसे में मैंने कुछ चीज़ समझ में आई, इस ऐसे मुझे ये चीज़ समझ में, इस ऐसे मुझे, और आपको अपना घड़ी देख के बैठना है कि मुझे आधे घंटे में 3 ऐसे रीडिंग करनी, खत्म, अगले आधे घंटे में 3 करना है। तो ये रहेगा। तो इसके प्रेजेंटेशन जो है वो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ताकि आप अगले 2 से 3 दिन में उसको कंप्लीट कर लोगे। और उसके बाद जो मैं टॉपिक दूँगी उसको लिखना है, मेरे साथ डिस्कस करना है। देन आता है आपके पास जजमेंट राइटिंग। इसके अंदर इसी 10,000 में और आपको क्या मिल रहा है, ये लॉ के पेपर हो गए, इसका एक शेड्यूल बना हुआ है और शेड्यूल आपको देंगे, एक मेजर एक्ट एक माइनर एक्ट रोज का करेंगे ताकि अपना कोर्स समय पे कंप्लीट हो जाए। ओके, इसी के साथ चौथा मिलेगा आपको जजमेंट राइटिंग, इसी बैच में तीनों एक साथ ही है, जजमेंट राइटिंग। ठीक है, इस जजमेंट राइटिंग में क्रिमिनल का एक जजमेंट और सिविल का एक जजमेंट पूरा लिखाया जाएगा।
पूरा उसी पैटर्न पे जो कि मैं एडीजे में लिख के आई हूँ। राजस्थान का एग्जाम है, मैं एडीजे फॉलो करती हूँ और मेरे आए हैं 20 में से एक में 8.5 नंबर, एक में 8 नंबर। जैसे मैंने कई दूसरे लोगों की कॉपी देखी, किसी के 4 आए हैं, किसी के 6 आए हैं, किसी के 3 आए हैं, किसी के 2.5 आए हैं, किसी के 2 ही आए हैं, जबकि इतना बड़ा हम में लिखे हैं। तो मैंने अपनी कॉपी चेक करी तो उनको बहुत शानदार लिखा, मैडम ये मतलब इतना पैटर्न तो मैं आता ही नहीं। मैंने उसकी प्रैक्टिस कैसे की, मैंने उसकी प्रैक्टिस की, मतलब मैं कई सालों से पढ़ा रही हूँ लेकिन इंप्रूव रोज करती रहती हूँ। तो मैंने उसकी प्रैक्टिस की, जो कोर्ट के 10 जजमेंट मेरा नाम है उनमें से। ठीक वैसे ही मैंने दिया था एमपीएडीजी का, यहाँ अपने 20 में से नंबर थे और वह एमपीएडीजी के अंदर अपने नंबर थे 30 में से, तो वहाँ मेरे आया 18 नंबर। तो क्योंकि जिस स्टेट पे जाते हो तो जजमेंट का जो पैटर्न होगा उसी स्टेट का फॉलो करना होगा, मार्क्स वहीं मिलते हैं। मैं छत्तीसगढ़ का एग्जाम दे गई थी हाई जुडिशियल, मुझे नहीं पता उसका पैटर्न क्या है, संडे का जजमेंट तो जजमेंट होता है, मैंने जजमेंट लिखा, नंबर ही नहीं मिले मुझे, क्योंकि हर स्टेट का अपना पैटर्न चलता है, तो इसका अपना एक पैटर्न होता है। तो इसमें पूरा एक जजमेंट आपको बोर्ड पे लिखाएंगे, पूरा कंप्लीट, सिविल का एक पूरा कंप्लीट, उसी पैटर्न पे अब आपको फॉलो होना है। फिर आपको रोज एक जजमेंट का क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को आपको करना है सॉल्व इस जजमेंट के साथ। और क्लास में हम जजमेंट में क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अच्छा राम मार्केट जा रहा था, रास्ते में श्याम मिला, श्याम ने उसे एड्रेस पूछा, एड्रेस पूछने के बाद उसके हाथ से जो उसका बैग था वो छीन के ले गया, तो यहाँ पे उसने कौन सा ऑफेंस किया, उधर वो जब छीन के भागने लगा तो उसका एक दोस्त वहाँ से आ गया, वो उसको बाइक पे बैठा के ले गया, तो बताओ कौन कौन से सेक्शन लगेंगे और इसमें जज का नाम क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो प्रॉब्लम बेस है जिसमें आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, वो क्वेश्चन तो रोज चलते रहेंगे, है ना, ताकि मेन के आप सेक्शन पहचान सको कि मेन सेक्शन क्या है। मान लो बीएनएसएस का गया, उन्होंने कहते बीएनएस का लिखो, भारतीय व्यय संहिता का सेक्शन को क्या कर लोगे, कोर्स में तो वो भी है, वो तो कहेंगे बीएनएस का सेक्शन बताते लिखो। तो उस केस में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सीआरपीसी बीएनएस के दोनों के सेक्शन बताने हैं, आप नहीं बताओगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ये तो रोज के 20 मिनट के क्वेश्चन क्लास होगी जिसमें क्वेश्चन रोज पुटअप होंगे, जैसे आप सेक्शन पहचानने की कोशिश करो। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन दिया जाएगा फोटो खींच के आपको, जिसका आपको लिख के मुझे भेजना, उसको चेक करूंगी मैं, क्या गलती होगी आपको मैं रूबरू बताऊंगी, है ना, ऐसे आपके सामने बैठ के बताऊंगी कहाँ पे ऐसे नहीं करना, जूम पे लाइव क्लास होगी अपनी। ठीक है, अब जो क्रिमिनल जजमेंट है इसमें हम चार्ज फ्रेमिंग करेंगे। चार्ज फ्रेमिंग कौन कौन सी करेंगे, सिंगल चार्ज, डबल चार्ज, ट्रिपल चार्ज और प्रीवियस कन्विक्शन। ठीक है, और सिविल के अंदर जजमेंट पूरा इसमें इश्यू फ्रेम में मेन इश्यूज क्या है जो आपको लिखने हैं, जैसे मिनिमम कितने इश्यू आपको लिखने चाहिए जिसमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, फाइंडिंग को कैसे हमें पहचाना जिससे कि हमारी फाइंडिंग से होगी तो नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ये पूरा का पूरा क्लासेस जो हैं, इस पूरे की फीस आपकी 10,000 रुपीज़ है। 10,000 में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जजमेंट राइटिंग, हिंदी इंग्लिश की ऐसे की क्लासेस भी मिलेगी, और डे बाई डे डेली आपका हिंदी का और इंग्लिश का टेस्ट होता रहेगा और जजमेंट का भी आपका टेस्ट होता रहेगा। ठीक है, ये क्लासेस ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, ओनली रिकॉर्डिंग भी है। आप जोधपुर आके बैठ के पढ़ोगे तो भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस लोगे तब भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। मान लो आप क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हो, कहीं और बिजी है, बाद में देखोगे तो भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, जैसी क्लास खत्म वैसे रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। अब इसको ज्वाइन कैसे करना, आप मुझे व्हाट्सएप एक मैसेज करेंगे, आपको आगे का प्रोसेस बता दीजिएगा आपको कैसे कैसे करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किसी बच्चे को लगता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ जजमेंट राइटिंग ही चाहिए, जो जजमेंट राइटिंग की क्लासेस भी सेम ऐसे होगी, जो ये आपको लगता है मुझे सिर्फ जजमेंट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो जजमेंट का सेम पैटर्न तो ये रहेगा, क्लासेस तो ये रहेगी। अकेले जजमेंट राइटिंग लेते हो तो उसकी फीस 5,000 रहेगी आपकी, जिसमें सिर्फ जजमेंट राइटिंग रहेगी। आपको लगता है मुझे सिर्फ ऐसे सीखने हैं, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, तो उसकी फीस आपकी 5,000 रुपीज़ रहेगी। ठीक है, क्लासेस तो यही होगी, बैठने सी में, जैसे किसी को तो मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ जजमेंट चाहिए, तो अकेला जजमेंट ले सकता है अगला। किसी को लगता है कि मुझे ये जजमेंट हिंदी ऐसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये आपकी टेस्ट सीरीज चाहिए, जो आपकी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है, मुझे सिर्फ ये चाहिए, तो उसकी फीस आपकी 8,000 रुपीज़ रहेगी सिर्फ टेस्ट सीरीज की। वो एक साथ लेने से थोड़ा फायदा है कि 10 में सब मिल रहा है, बाकी अलग अलग हो गए तो थोड़ा समय का मिलता है। अब इसके अलावा हमारे पास आ रहा है एक और वो है मॉक टेस्ट सीरीज, आरजेएस मेन एग्जाम मॉक टेस्ट। ठीक है, टोटल इसके अंदर 5 टेस्ट मिलेंगे, 1 2 3 4 और 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, पहला जो मॉक है आपका, इस मॉक में 4 पेपर होंगे, सिविल का, क्रिमिनल का, हिंदी का और इंग्लिश का, सेम टू सेम, नंबर 2 में भी है, नंबर 3 में भी, नंबर 4 में भी, नंबर 5 में भी। ओके, जो सिविल का पेपर होगा उसमें टोटल 22 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का और जजमेंट और ऑर्डर। ठीक है, इससे बनेगा ये 22 क्वेश्चन। क्रिमिनल के अंदर भी 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का और जजमेंट। इसमें 2 जजमेंट भी हो सकते हैं, कभी कभी केवल एक जजमेंट एक चार्ज फ्रेमिंग भी हो सकता है, दोनों पैटर्न, एक जजमेंट होगा एक चार्ज फ्रेमिंग होगी, डबल के ट्रिपल से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और हो सकता है 2 जजमेंट भी हो सकते हैं। ये जो पेपर आएगा वो लाइनिंग वाला आएगा, कैसा आएगा, लाइनिंग वाला, इसमें लाइनिंग होगी। वो टेस्ट में लाइनिंग होगी, एक तरह कितना प्रिंट आउट निकालोगे, आप परेशान हो जाओगे, मनी वेस्ट हो जाएगी, वो तो आपको रजिस्टर में लिख के भेजना है। ये जो पेपर होंगे इन सब में लाइनिंग होगी, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हम लाइनिंग देंगे, जिसमें आपको लिख के भेजना है।
इसकी जो फीस है वो है अपनी 3000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ है। इसमें भी पेपर आप हमें PDF बना के भेजोगे, यहाँ बाकायदा आपके सामने बैठ के चेक करेंगे, जहाँ आपकी कमियाँ होंगी आपको कमियाँ बताई जाएगी कि बेटा इसको ठीक करो, इसमें आप ये भी ऐड कर सकते थे, ये भी आप ऐड कर सकते थे। तो आपको आपकी कमियाँ मिलेगी और साथ ही आपको जो है आपकी जो नंबरिंग है वो आपको मिलेंगे, आपको कितने नंबर मिलते हैं। जजमेंट राइटिंग है, उसमें भी आपको चेक करके बताएंगे कि आपकी कमियाँ क्या, उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें हम सिखाएंगे कुछ नहीं, इसमें सिर्फ कॉपी चेक होगी। देखो मॉक टेस्ट का मतलब क्या है, मॉक टेस्ट का मतलब है कि आपने पेपर दिया, हमने चेक किया और उसमें जो कमियाँ है वो हम आपको कमियाँ बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल 3 नंबर का क्वेश्चन था तो आपको ज़्यादा लिख दिया या आपने कम लिख दिया, या कौन सा सेक्शन आपको ऐड करने थे या कौन से नहीं करने थे, क्या इसमें केस लॉ की रिक्वायरमेंट थी, आप केस लॉ लिख सकते थे नहीं लिख सकते थे, केस के एसेंशियल एलिमेंट्स अलग से लिख सकते थे नहीं लिख सकते। तो मॉक टेस्ट का मतलब क्या था, मॉक टेस्ट का तो आपने अपनी पढ़ाई की, आपने अपने पेपर दिया, हमने आपको पेपर चेक किया, चेक करके हमने आपकी कमियाँ बताई। जजमेंट है तो जजमेंट में आपको नंबर मिलेगा, तो आपकी क्या कमी रही इसमें और क्या आप ऐड कर सकते हैं, आपको करना चाहिए था, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इसमें क्लासेस सिखाएंगे नहीं, इसमें सिर्फ कॉपी चेक होगी और कॉपी चेक करके हम आपको बताएंगे। वॉइस नोट हो सकता है, वॉइस नोट मिल जाएगा। इवन दो इसके क्योंकि लाइव क्लास तो इसकी होगी नहीं, सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि मैं आपसे फेस टू फेस ही बात करके आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी, तो अलग से कोई क्लासेस इसकी होगी नहीं। अब हाँ, एक और चीज़ बात तो पता चला, कोई पूछता है कि ये जो टेस्ट सीरीज होगी मैडम, इसके क्वेश्चंस आप प्रोवाइड कराओगे क्या, क्वेश्चंस प्रोवाइड कराओगे क्या? नहीं क्वेश्चन प्रोवाइड, आंसर प्रोवाइड कराओगे क्या? नहीं। आंसर कैसे प्रोवाइड करेंगे बेटा, यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ इनकी, अगर मैं आपको इनके आंसर प्रोवाइड कराती हूँ तो आंसर तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट में से लिख के आपको दे दूंगी, कोई मतलब ही नहीं है। इसमें तो क्लास में जैसे क्वेश्चन आया एग्जाम्पल के लिए, रेशियो इंडिकेटर, व्हाट डू यू मीन रेशियो इंडिकेटर, रेशियो इंडिकेटर में क्या इंक्लूड है क्या इंक्लूड नहीं है, रेशियो इंडिकेटर कहाँ अप्लाई होता है कहाँ अप्लाई नहीं होता है, और क्या को प्लेंटिव पर रेशियो इंडिकेटर अप्लाई होता है, क्या को डिफेंडेंट में रेशियो इंडिकेटर अप्लाई होता है। ठीक है, अब हमारी क्लास रही तो हमने आपसे बात की, आया अपना क्वेश्चन आया, आपने लिखा, तो हम बताएंगे आपको सेक्शन नंबर 11 कहाँ से लिखना था। फीस कहता है कि कहाँ अप्लाई होगा कहाँ अप्लाई नहीं होगा, तो उसके एग्जाम्पल लिखेंगे कि भैया ये 8 एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे रेशियो इंडिकेटर अप्लाई होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 की, तो वहाँ रेशियो इंडिकेटर कब अप्लाई होगा कब अप्लाई नहीं होगा, फिर उसका केस लॉ लिखेंगे। ये इसकी बात करूँ टेस्ट सीरीज की, ठीक है, उस पर आपका वो होगा। उसके बाद आता है कि को प्लेंटिव पे या डिफेंडेंट पे आता है कि नहीं, उसके बारे में बताएंगे क्योंकि वो डायरेक्ट में नहीं है। फिर उससे रिलेटेड केस लॉ है तो वो हमको बताएंगे, लिखाते रहेंगे। तो ये लाइव क्लास होगी और इसमें हम आपको सही चीज़ देंगे। अगर किसी का आंसर मेरे पास होगा, जैसे वो घुमा के क्वेश्चन कहाँ से, तो उसकी मैं फोटो दूंगी, लेकिन पूरे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं होंगे, वो पूरे क्वेश्चन पर डिस्कस होगा, उस पूरे क्वेश्चन को मैं समझाऊंगी आपको। चाहे जो डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट दीजिए, इनडायरेक्ट है उसको जो आंसर जो है, लेकिन आंसर हिंदी में होगा मेरे पास, तो हिंदी में मैं आपको फोटो भेज दूंगी, उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको एक बार आइडिया चाहिए वो मिल जाएगा आपको, लेकिन पूरे का क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड नहीं होगा। अब चलते मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर, तो क्या मॉक टेस्ट सीरीज में ऐसा होगा क्या? नहीं, मॉक टेस्ट सीरीज में भी ये है कि हाँ मान लो कोई ऐसा है, इस बार लो मैंने मॉक टेस्ट सीरीज आपको दी, पहली बात तो मॉक टेस्ट का मतलब मैं आपको चेक करूंगी, लेकिन फिर भी इसमें लगता है कि हाँ कोई ऐसा आंसर है जो मेरे पास है, आपने अच्छा नहीं लगा, तो बाकायदा मैं उसकी फोटो दूंगी, बेटा इसको थोड़ा ये देखो इसका ये आंसर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। या कोई आंसर आपको नहीं समझ में, तो आप उससे पूछ सकते हो कि मैडम इसका आंसर मुझे नहीं पता चला कौन सा सेक्शन लिखना, तो बाकायदा मैं आपको बताऊंगी। तो ये होगा आपका पेपर चेक, और चेक आपके सामने बैठ के होगा, आपकी कमी आपके सामने ही बताई जाएगी। अब आप कहेंगे हम तो जयपुर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, आप कैसे बताओगे? तो जूम पर आपको ID पासवर्ड दे दी जाएगी, जब आपकी कॉपी चेक होगी आप जूम पे आ जाना, या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे आ सकते हो, या फिर फ़ोन पे भी आ सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट। अब जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं वो तो ये, क्योंकि वही पेपर है, तो ये आपको मॉक टेस्ट सीरीज वालों को भी मिलेगी ये पेपर, तो इस वजह से आपको बिना देखा देख लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। टेस्ट सीरीज वाली देख के लिखो, लिखना है अपना, मेहनत करना है काम है, लेकिन बिना देखा देख लिख सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ ये तो मॉक टेस्ट सीरीज, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। अब हम वापस चलते हैं टेस्ट सीरीज वालों के पास। आ जाओ टेस्ट सीरीज वालों। हाँ, अब हम बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज की भी क्लासेस मिलेगी, इसकी भी मिलेगी। इन दो टेस्ट सीरीज की चीज़ें जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या होगा कि जैसे अभी हाल ही में मैंने एग्ज़ाम दिया, ये देखो मेरे पास मेरी कॉपियाँ हैं ADJ की, चारों कॉपी मेरे पास 1 2 3 और 4। ठीक है, जब हमारे ADJ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे पास 4 पेपर थे, 100 के 4 पेपर थे हमारे पास। इस 100 के 4 पेपर में हम लोगों को मिनिमम मार्क्स लाने थे 45, 45, 45 एंड 36। मैं जब भी एग्ज़ाम दे के बाहर के कहती है, फिर मेरे हस्बैंड होते थे मेरे 50 प्लस है। जब रिजल्ट आया मेरा नहीं हुआ, तो मैंने कहा, मैं आफ्टर रिजल्ट हमारा नंबर नहीं आया, तभी मैंने कहा अरे 50 प्लस है, मेरे सामने मेरी कॉपी चेक करा लो। और ऊपर वाले ने मेरी सुनी भी थी। इस फर्स्ट पेपर में मेरे पास आए 51.50, सेकेंड में आए मेरे पास 53.50, इसमें आए मेरे पास 58, यहाँ मुझे चाहिए थे 30.5 आए, मुझे 36 चाहिए थे।
ठीक है। आप देखते हैं हमारे एडीजे के अंदर ओवरऑल जो हमारा जो नंबर आते हैं ना, जो आफ्टर इंटरव्यू, जैसे इस पे पास होने के लिए ये चाहिए, फिर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है तो आपको चाहिए 193.5 नंबर। आफ्टर इंटरव्यू आपको इतने चाहिए। तो जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एक ही बच्चा सेलेक्ट हुआ, तो अपन ने कहा ठीक है भाई, एक ही हुआ तो फिर अपन वो कौन हो सकते हैं, अपन तो उससे मेहनत कर सकते हैं। फिर जब मैं क्लास ले रही थी आरजेएस की, क्या बोलते हैं, प्री ओरिएंटेड क्लासेस चल रही थी, तो मेरी आ गई मार्कशीट आ गई, तो मैंने मार्कशीट निकाली, तो मेरे पता नहीं मेरी नज़र है ना सीधा वहाँ चली गई, क्या बोलते हैं, ओवरऑल पे, और मैंने देखा मेरे ओवरऑल नंबर 193.5 थे। लिटरली फेल होके भी मैं बहुत खुश हुई, मेरे को वाह, मतलब ऊपर वाले ने मुझे इतनी मेहनत करवा दी कि मेरी मेन में ही इंटरव्यू के क्वेश्चन है। जब मैं एडीजी की क्लासेस चला रही थी ना, तो प्री की चलाई, फिर मेन की भी चलाई हमने, मेन में भी उनको आंसर राइटिंग कराई, जो आप ये टेस्टेज आपके लिए ना सेम ऐसी टेस्टेज उनके मेन के लिए भी चली, रोज़ क्वेश्चन आंसर सॉल्व होते थे, रोज़ हमारे डिस्कशन, तो 27 बच्चे थे हमारे, तो मैं रोज़ उनको हंस के कहती थी मैं मेन में इतनी तैयारी करूँगी मुझे इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऊपर वाले ने कहा कि तुमने कहा तो मेन में इतनी इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए तुम्हें इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ी, बाकी तेरे नंबर तो उतने आ ही गए। यानी मेरे पास 193.5 मार्क्स थे। अगर मान लो ये यहाँ में 36 नंबर ले आती तो 199 हो जाता और मैं वैसे पास हो जाती, क्योंकि ऑलरेडी मैं पास थी। तो अब इसका तो देखो कुछ नहीं हो सकता, दैट इज़ अ डेस्टिनी। तो मैं इस क्वेश्चन को नंबर को बताने के लिए उदाहरण दूंगी कि जब आपके भाग्य में लिखा है ना, आपका सिलेक्शन होके रहेगा, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। अगर आपका नहीं लिखा हुआ है तो नंबर आके भी आप सेलेक्ट नहीं हैं। आपके पास नंबर है आफ्टर इंटरव्यू के, बट आपके पास पोस्ट नहीं है। जो बच्चे सेलेक्ट हुए, आप उनके नंबरिंग देखना, वो उनके पास यहाँ पे बहुत कम कम नंबर थे। जो बच्चे सेलेक्ट हुए एडीजी के अंदर, उनके पास तो बहुत अच्छे अच्छे नंबर थे। जैसे आप देख रहे हैं उनकी मार्कशीट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। यहाँ पे उनके पास 45 थे, यहाँ पे 46 थे, यहाँ पे 45 थे और यहाँ पे 40 थे। ओवरऑल तो काउंटिंग शायद 176 समथिंग होगी, मैंने शायद काउंटिंग नहीं की, आप देख लेना इसकी, ठीक है। तो ये जो जिनका इंटरव्यू कॉल आया ना, उनके पास ये थे, और ये ऑनलाइन मुझे भी मिली थी मार्कशीट, मैंने भी देखी। तो अब देखो, इसे कहते हैं डेस्टिनी, कि जहाँ आपके मिनिमम मार्क्स है वो मार्क्स हैं उनके पास, उजझे आज, और जहाँ मिनिमम चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है मेरे पास, बट नहीं है। तो अगर आपका आरजेएस प्री नहीं होता है तो आप ये ना सोचे कि मेरा क्यों नहीं हुआ, या आपका आरजेएस मेन नहीं होता है तो ये मत सोचे मेरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर लिखा है तो होकर रहेगा, और नहीं लिखा है तो होकर भी आप फेल हो जाओगे। तो ये कभी मत सोचो, आप मेहनत करो। अब आप कहेंगे मैडम आपकी तो कोचिंग चल रही है, हम कहाँ जाए, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल क्या होगा, हमारा तो 3 साल चले जाएंगे, प्रैक्टिस का आ गया, हम क्या करें। देखिए, आप सबको ही पता है कि सरकारी नौकरी और सरकारी फॉर्म भरना, ये सब एक डेस्टिनी है। अगर लिखा है तो होके रहेगा, नहीं लिखा है तो नहीं होगा। कई ऐसे लोग हैं जो कई सालों से आरजेएस में लिख रहे, 8-8, 9-9 बार लिख दे, इस बार आरजेएस प्री का एग्जाम भी नहीं दिया, वो थक गए, बोला छोड़ो आपको वकालत करेंगे। अब सोचो, उन्होंने 8-8 बार आरजेएस में लिखा है, 9-9 बार आरजेएस में लिखा है, अब बंद कर दिया, नहीं देना उनको। कई ऐसे लोग हैं जिनका ओवरेज हो गया, 50 साल हो गया एडीजे में, जिन्होंने 10-10, 12-12 एडीजे में लिखा है, बट नहीं हुआ, तो क्या कर लेंगे। हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है, सिलेक्शन होना नहीं होना कोई गारंटी नहीं। मैं तो कभी गारंटी किसी को नहीं देती कि मैं तेरा सिलेक्शन कर दूंगी, मैं इतना कहती हूँ मैं तेरी मेहनत करवा दूंगी, होना नहीं होना तेरी डेस्टिनी है, क्योंकि ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरी डेस्टिनी है। तो ये अपनी डेस्टिनी, मेरा जो टेस्टेज का ऑब्जेक्ट है आपको मेहनत कराना। मुझे आज भी याद है, हमारी ऐसे एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुई, उसका वीडियो भी है हमारे यहाँ पे देखना। उसने एक ही कहा कि जब उसने टेस्ट ज्वाइन की, वो बहुत डरी हुई थी, उसने कहा मैं बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है। तो मैंने उसको एक ही चीज़ कही, कोई बात नहीं, तू मेरी मेन की टेस्टेज लिख, चाहे देख कर लिख, पर तू लिख, तो तुझे लिखना है। हम हर बार बिना देख लिखने के चक्कर में हम छूट जाते हैं, हम लिख ही नहीं पाते। मैंने उसको एक ही चीज़ समझाई, तुझे लिखना है और तुझे देख के लिखना, पर लिखना है और सेलेक्ट होगा। और वो हमेशा कहती है कि सिर्फ मैम का एक ही मोटिवेशन काम है, देख कर लिख, बट लिख, और वो सेलेक्ट हुए। वहीं दूसरे स्टूडेंट थे जो बिना देखा देख लिखते थे और वो लिख के भेजते, नहीं हुए सिलेक्शन। ये डेस्टिनी है, दोनों ने मेहनत की, लेकिन उसके किस्मत में लिखा तब हो गई, नहीं लिखा, लेकिन मेहनत तो करो। आप बिना मेहनत के डेस्टिनी पे छोड़ दोगे, नहीं होगा, तो वो नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों की आरजेएस की जो टेस्ट है 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। अब साथ में ये आता है कि जो 1 अगस्त से हो रही है, जिनके आ रहे मार्क्स वो ज्वाइन करें, 80+ वाले हैं, है ना, वो ज्वाइन करें, क्योंकि 80 के अंदर लोग इसलिए नहीं करेंगे, नंबर कुछ डिडक्ट होंगे। पिछली बार भी 8-8 नंबर से बच्चे पीछे रह गए थे, है ना, क्योंकि आप ज्वाइन कर लोगे फिर फीस रिटर्न में करूँगी नहीं, इससे अच्छा आफ्टर रिजल्ट कर लो। 10 दिन पहले से क्लासेस चल रही है, तो उसमें क्या होगा, जो क्लासेस हो चुकी है उनकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूँगी उसको करवाने के लिए, है ना। और जिनका हो रहा है वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा लगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज को लेकर आपकी कोई भी क्वारी आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट।